नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री परसों एकाएक दिल्ली गए थे। आज सुबह दिल्ली के आवास पर जब ईडी पहुंची तो वहां पर वो हेमंत सोरेन गायब थे और जो चार्टर्ड प्लेन उनको लेकर के दिल्ली गया था वो अभी भी रनवे पे खड़ा है और वहां पे दिल्ली पुलिस पहरा दे रही है। हेमंत साहब का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो कहीं छुप गए हैं और कल उनकी मुलाकात हालांकि कपिल सिब्बल से हुई थी और संभवतः वो कल या परसों सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर विराजमान एक व्यक्ति का, वो भी मुख्यमंत्री का, गायब हो जाना इस तरह से दोस्तों थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कुछ तो मान मर्यादा रखो। लेकिन दोस्तों, आज मैं हेमंत सोरेन, उसके कारनामों और वो जो भागते भागते फिर रहे हैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा, शायद आप लोग भूल गए होंगे, आप लोगों को याद है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, शाहीन बाग, दादी जैन नानीज ऑफ शाहीन बाग, याद है कि भूल गए? याद है तो उसके संबंध में एक बड़ी खबर कल आई है। शांतनु ठाकुर जो हैं वो केंद्र में मंत्री हैं, बंगाल से सांसद हैं। वो कल 24 दक्षिण 24 परगना जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने दावा किया कि एक सप्ताह के भीतर, विद इन ए वीक, जो CAA है उसको लागू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है। हालांकि ये नई खबर नहीं, उड़ते उड़ते करीब पिछले 1-2 महीना से एक खबर आ रही थी कि फरवरी या मार्च के शुरुआती दिनों में CAA का नोटिफिकेशन हो जाएगा। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि 2019 में संसद से CAA कानून पास तो हो गया था, लेकिन जो कानून से संबंधित नोटिफिकेशन था वो अब तक पास नहीं हो पाया था और करीब 2-2.5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन आ नहीं पाया था। लोगों का कहना कि 8 बार नोटिफिकेशन के जारी करने के तारीख को अब तक जो है एक्सटेंड किया गया है और अंततः अब लगता है कि एक सप्ताह के भीतर जो है CAA का नियमावली जो है नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों से खबर आई है कि इसके लिए संबंधित विभाग ने एक पोर्टल का भी निर्माण कर लिया है। सब कुछ तैयार है, बस सिर्फ सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है और ये लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है इसमें है क्या। इसमें दोस्तों ये नागरिक संशोधन कानून इसको हिंदी में कहते हैं, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में CAA कहते हैं। तो CAA के तहत होगा ये कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन सब देशों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, अब दोस्तों यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन होगा? ये तीनों चारों जो हैं ये मुस्लिम बहुल देश है। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक होगा जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं या किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनकी संख्या ना के बराबर है और वहां पे लगातार उनका दमन हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हर वो चीज किया जा रहा है जो मानव होने के नाते एक व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, वो सब होता है। तो इस कानून के तहत सरकार उन लोगों को अपने देश में अर्थात भारत में नागरिकता प्रदान करेगी। यहां मैं स्पष्ट कर दूं, अब मैं क्या स्पष्ट करूं, कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में करीब आज से 1 या 2 साल पहले राज्यसभा में उन्होंने कबूला कि हाँ, CAA से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। ये तो दरअसल नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन इसके तहत होगा क्या कि जो बहुत सारे प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब जो भारत आए हैं, आपने देखा होगा दोस्तों 15 अगस्त के दिन आज से 2 साल पहले जब काबुल में तालिबान जो है वो घुस आया तो कैसे लोग वहां से भाग रहे थे। उसमें बड़ी संख्या में जो सिख हैं वो भी भारत में आए। तो इन सबको इस CAA कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी, या जो बांग्लादेश से जो हिंदू भाग हैं उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। प्रावधान सिर्फ इतना ही है। लेकिन हुआ ये कि जब ये 2019 का कानून बना तो दिसंबर से लेकर के 2020 के मार्च महीने तक
दिल्ली में शाहीन बाग को सजा दिया गया और कमोबेश उसी को का कॉपी करके करीब करीब देश के सभी राजधानी में छोटी बहुत शाहीन बाग बना दी गई। और ये प्रोटेस्ट जो 3-4 महीने तक चलता रहा। खास करके देसी तो समाचार माध्यमों ने इसको तरजीह दिया। इसके साथ ही विदेशी समाचार माध्यमों में ये खबर बड़ी उछाली गई कि देखो किस तरह से भारत अपने अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहा है, जबकि इससे भारत के नागरिक, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्रचारित यही किया गया और मोदी को, जो प्रधानमंत्री मोदी, उनको एक फासिस्ट और जो है बहुसंख्यक समर्थक, मेजोटेरियन और जो भी सभ्य भाषा में गालियां दी जा सकती वो सबके सब मोदी को दिया गया। और जो शाहीन बाग थे उसकी अंतिम परिणति जो हुई, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए हुए थे और उस दौरान जब वो अपने दिल्ली प्रवास के लिए आए, गुजरात से, अहमदाबाद से, तो यहाँ पे दंगा हुआ, जिसमें दिल्ली दंगा में कम से कम एक अनुमान के अनुसार 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उनकी हत्या कर दी गई। और किस तरह से पूरा दिल्ली को एक तरह से, जिसको नहीं कहा जाता है कि एक शहर को बंधक बना लेना, तो दिल्ली को किस तरह से दंगाइयों ने बंधक बना लिया था। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि आखिर जो अमित शाह हैं उनके दिमाग में है क्या। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि उस समय लिबरल, वामपंथी और जो चरमपंथी हैं, इन तीनों का जो जो इनकी एकता थी वो देखते बनती थी। बहुत सारे लोग रातों रात आंदोलनकारी बन गए, जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, वो भी जाकर वहां धरना पे बैठ गए। आसमानी बिरयानी बंटने लगी थी शाहीन बाग में, पता नहीं कहां से वो पैसा आ रहा था। बाद में पता चला कि ये सब के सब विदेशी फंडिंग से हो रहा था। अब जब मुफ्त में बिरयानी, कुछ लोगों का कहना है, मैं आरोप भी लगा सकता हूं, मैं साबित नहीं कर सकता हूं, कि वहां पे जो भी धरना में बैठने के लिए महिलाएं आती थी उनको प्रतिदिन 500 रुपया दिया जाता था। तो जो भी था वहां पे भीड़ हमेशा कायम रहा। और ये वो दौर था जब कोविड अपने चरम पे पहुंच रही थी। पूरे देश में उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान ये सब हो रहा था और अंततः कोविड के कारण दिल्ली दंगों के बाद इन सबको वहां से उठा करके बाहर फेंका गया और प्रचारित ये किया गया कि ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये दादी और नानी जो हैं उन लोगों का आंदोलन है। अब जो दादी और नानी का जब चेहरा दिखाया गया, उनको ये तक पता नहीं कि सीए है क्या, उनको लाकर बिठा दिया गया सहानुभूति बटोरने के लिए। और उस समय जो सबसे बड़ा कुकर्म कांग्रेस ने किया कि उसने इसका सपोर्ट किया, और उसी समय सपोर्ट नहीं किया। अभी जब शांतनु ठाकुर का बयान आया है कि हम 7 दिन के अंदर में सीए के नियमावली को लागू कर देंगे, तो हरीश रावत जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस, उन्होंने कहा कि एक बार आने तो दो, तब ना हम विरोध करेंगे। मैंने अभी उन्होंने देखा नहीं उसका मसौदा, उस नियमावली का, लेकिन विरोध करने को वो पहले से तैयार है। तो स्वाभाविक जब हरीश रावत तैयार है तो उनके साथ जो पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेस वामपंथियों का, ये सबके सब विरोध करेगा और पूरे देश में फिर से विरोध होगा। अब ये सब जानते हुए अमित शाह जो है इस समय ये नियमावली क्यों ला रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि अभी के 1 या 1.5 महीने बाद जो है चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो अमित शाह स्पष्ट कर देना चाहते हैं पूरे देश के सामने कि ये जो हमारे विपक्षी हैं ये हैं कहाँ, ये किनके साथ में हैं और इनकी मंशा क्या है। दरअसल वो बताना चाहते हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसका कि एकमात्र एजेंडा होता है कि सरकार कोई भी कानून लावे, कोई भी नियम बनावे, उसका हमको विरोध करना है, चाहे वो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो या ना हो, लेकिन इनको विरोध करना है। और ये विरोध करते हैं और इसकी तैयारी ये फिर से कर रहे हैं और सरकार भी इस पर तैयार है कि तुम विरोध करो, जिससे पूरे भारत के लोग देख सकें कि तुम किस तरफ हो, तुम्हारा जो समर्थन है वो किसको है, वो राष्ट्र हित में है या राष्ट्रद्रोह में है। दोस्तों यहाँ के मुसलमानों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि इस कानून का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो है सीए है, इससे नागरिकता मिलेगी। अभी जो है गिनती नहीं होगी, जो ये लोग कागज नहीं दिखाएंगे जो नारा लगता था, करीब बहुत सारे हमारे शायर पैदा हो गए, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन पैदा हो गए जो कागज नहीं दिखाए के धुन पे नाचना प्रारंभ कर दिया। फिर होगा
अभी ये नियमावली आने दीजिए, फिर से चालू होगा। जबकि सबको पता है कि इसका इस देश के नागरिक से कोई लेना देना है ही नहीं। ये प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक हैं दूसरे देश के, हमारे पड़ोसी देश के, उनको सिर्फ और सिर्फ इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी, जिससे कि वो एक अच्छा जीवन जी सके। और इन लोगों की क्या है, इन लोगों का कहना है कि उससे मुसलमान को क्यों बाहर किया गया। अरे भाई, मुसलमान तो दो देश ले लिया भारत से, एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान, जिसके पास दो देश है। क्या वहां पर जो और मुसलमानों के नाम पे ये राष्ट्र का निर्माण किया गया, क्या वहां पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरी चाल है। दरअसल हमारे देश में सबको पता है कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो इस देश में रह रहे हैं और वो धीरे धीरे देश में काबिज होते जा रहे हैं। तो दरअसल होगा क्या कि इसके बाद जो कानून लाया जाएगा उसके तहत जब सिटीजन्स की लिस्ट बनाई जाएगी, तब जो इनको कागज दिखाने की बात आएगी और तब इनको बाहर किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा, जैसा कि असम में हो रहा है। तो ये तब की बात है, अभी की बात नहीं है, ये होगा। लेकिन उसकी भूमिका, उसके विरोध की भूमिका ये अभी से बना के रखना चाहते हैं। दरअसल है क्या दोस्तों कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनका वोट बैंक है। अभी जो बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके एक एमएलए का बयान, जो वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं कह रही है, और बांग्लादेशी वहां बैठे हुए हैं, उनसे कह रही है कि जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, इन लोगों का जल्दी से बनवाओ। और ये रिपोर्ट बहुत पहले से आ रही है कि एक दिन बंगाल जो है उसकी हालात कश्मीर से भी खराब हो जाएगी। लेकिन चूंकि वोट बैंक है, तो वोट बैंक के चलते जो है, जो हमारे वर्तमान के राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो सबके सब अंधे होने को तैयार हैं। वो अंधा होकर के मक्खी निगलने को तैयार है और उनके सिर्फ इससे कोई असर नहीं पड़ता है कि देश कहाँ जाएगा। आप सोचिए दोस्तों कि जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि जो पीडीएस के तहत जो अनाज बट रहा है वो मुफ्त का पा रहे हैं? जो और भी केरोसिन और जो भी सुविधाएं भारत सरकार देती है, जो भी आपको मिलना है हमारे देश के नागरिकों को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग खा जा रहे हैं। किसी को इसकी चिंता नहीं है, किसी को इसकी चिंता नहीं है। वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से इन लोगों को ये सुविधा दी जाती है। अर्थात अगर ये जो एक अनुमान है कि करीब 2 से 2.5 करोड़ इस देश में बांग्लादेशी हैं, और अगर रोहिंग्या को भी जोड़ लीजिए तो करीब 3.25 करोड़ लोग इस देश में गैरकानूनी रूप से रह रहे हैं, और वो सरकार द्वारा प्रदत्त हर सुविधा का पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं। अगर इन सबको आप माइनस कर दीजिए और उतने पैसे को जोड़ करके आप जो सो देश में शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, किसी के भी काम के लिए तो काफी काम किया जा सकता है। लेकिन नहीं, वो वोट बैंक है और वो वोट बैंक बनने को तैयार है। दरअसल सीए के द्वारा सरकार जो है विपक्षी पार्टियों को नंगा करने को उतार हुआ है। वो अगर इस बार विरोध में, और जिस तरह का हिंसक विरोध उन्होंने पिछली बार किया है, अगर वैसा वो कुछ भी करते हैं तो दोस्तों सरकार इस बार बख्शने वाली नहीं है। और देश की जनता जब शाहीन बाग चल रहा था उसमें लोग त्रस्त आ चुका था। अजीज, जिसको बोलते हैं तंग आ जाना, कि आप पूरे रोड को जाम करके बैठ जाएं और वहां के लोगों का व्यवसाय सब कुछ आप खत्म कर दें। तो दोस्तों इस बार होने वाला नहीं है। चुनाव से पहले इस बार जो है अमित शाह कुछ न कुछ बड़ा करने वाले हैं। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि तैयारी चल रही है। अमूमन सामान्यतः होता ही है कि 26 जनवरी के समय में, रिपब्लिक डे के टाइम में दिल्ली में 7 या 8 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी जाती है। लेकिन इस बार धारा 144 जो 1 महीने के लिए लगाई गई है। लोग पहले अनुमान लगा रहे थे कि कहीं जो बौना उस्ताद है दिल्ली का मुख्यमंत्री, कहीं उसकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, उसके लिए किया जा रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, उसके लिए नहीं। ये जो सीए की नियमावली आवेगी और उससे जो उत्पन्न होने वाली स्थिति से बचने के लिए सरकार का ये कदम है। और जान लीजिए कि सीए लागू होकर के रहेगी, और ये होना भी चाहिए। आप सोचिए कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो आके पड़े रहें, मुफ्त का खाएं और वोट बैंक बने।
ये किस तरह की मानसिकता है? कम से कम अब जो है 21st सेंचुरी में लोगों को इस तरह की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। और दोस्तों सोचिए कि हमारे देश के लोग जो विदेशों में जाकर के रहते हैं, क्या वो इस तरह के इलीगल एक्टिविटी में है शामिल? पूरे दुनिया में भारतीयों को जो है सबसे शांति प्रिय, पढ़े लिखे और अपने काम से काम रखने वाले लोगों के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते, क्या आप उनसे ये अपेक्षा करते हैं? नहीं, वो हर तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है और उनको लोकल सपोर्ट कहने की जरूरत नहीं। किसका, मैं लोकल सपोर्ट की जब बात करता हूं तो किसको लोकल सपोर्ट मिल रहा है? जानते हैं दोस्तों कि झारखंड, दिल्ली के चारों तरफ, बिहार और अनेक अन्य राज्यों के कुछ जिलों का जो पूरा डेमोग्राफी है, जो पूरा वहां का जो जनसंख्या अनुपात है, वो पूरा बदल चुका है इन लोगों के कारण। लेकिन फिर भी जो है वहां की राज्य सरकारें, पता नहीं, मैंने वोट का इनको इतना मोह है, इनको गद्दी कुर्सी का इतना मोह है कि ये देश से गद्दारी करने को तैयार। इसको मैं देशद्रोह कहता हूं दोस्तों, कि अगर आप अपने एरिया का, आप इस देश के सॉवरेनिटी की रक्षा नहीं कर सकते तो आप फिर गद्दी पे बैठे हुए क्यों हैं? अब देखिए दोस्तों, 1-2 दिन में जब ये लागू होगा और उससे जो उत्पन्न स्थिति होगी तो फिर मैं आपके पास सामने आऊंगा एक नई रिपोर्ट लेकर के, और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।